दोस्तों बांग्लादेश में फिर से बवाल मच गया है और अब की बार शेख हसीना के जो पिताजी थे शेख मुजीबुर रहमान उनके घर में विद्रोही घुस गए हैं और तोड़फोड़ और बिल्कुल तहस नहस इनके घर को कर दिया है। और वहां की जो बेवकूफ जनता है वो कैसे इनके घर को जलता हुआ देख रही है और वीडियो बना रही है। दोस्तों अगर ये कहीं स्वर्ग में बैठे हुए हैं तो इनके साथ साथ इनके घर के साथ साथ इनकी आत्मा भी दफन हो गई होगी। ये भी सोच रहे होंगे कि जिन लोगों को मैंने अलग बांग्लादेश बनाकर दिया, जिन लोगों की खातिर मैंने खुद की और अपने 15 लोगों की कुर्बानी दी, आज उसी देश का क्या हाल हो गया है। आज वही देश बर्बादी की कगार पर खड़ा हुआ है। दोस्तों सन 1975 की बात है जब इनको शेख मुजीबुर रहमान को और इनके घर के 15 सदस्यों को इनके इसी घर में घुसकर गोलियों से भून दिया गया था, मौत के घाट उतार दिया गया था। आज इनके एहसान को, आज इनके कर्ज को पूरा बांग्लादेश भूल गया है। वो एक ही व्यक्ति की वजह से हो रहा है और उस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद यूनिस। यह अमेरिका का चमचा पूरी तरीके से बांग्लादेश को बर्बाद करके छोड़ेगा। अब दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर यह दंगा फिर से भड़का कैसे, विद्रोही कैसे इनके घर तक पहुंच गए। सबसे पहले उसके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों अभी क्या हुआ कि बांग्लादेश में चुनाव कराने के बारे में यह आदमी अभी सोच रहा है, जिसके चक्कर में शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, उसके जो कार्यकर्ता है उन्होंने बांग्लादेश में मार्च निकाला और उन्होंने बांग्लादेश बंद का ऐलान भी किया था। और इन्होंने 6 तारीख को इन्होंने भाषण दिया और फेसबुक पर लाइव आकर इन्होंने भारत से ही वहां के कार्यकर्ताओं को, अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसमें उन्होंने एक और बात कही इस दंगे को देखते हुए। उन्होंने कहा कि इन्होंने धमकी भी दी इनको और कहा कि एक घर से क्यों डरना है, मैं लोगों से इंसाफ चाहती हूं। क्या मैंने अपने देश के लिए कुछ नहीं किया? जब ये प्रधानमंत्री थी, काफी सालों तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही, तो उन्होंने कहा है कि क्या मैंने बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया था जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है। और इमारत को मिटाया जा सकता है लेकिन इतिहास को नहीं। घर तोड़ने वालों को याद रखना चाहिए कि इतिहास अपना बदला जरूर लेता है। ऐसे इन्होंने ऐसा करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा है। अब दोस्तों इनके जो फेसबुक पर लाइव आकर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की वजह से ही इस आदमी ने क्या करवा दिया, इस आदमी ने यहां पर दंगा करवा दिया और इनके घर को तोड़फोड़ करवा दिया। और ये आदमी चाहता है कि कैसे भी भारत से शेख हसीना को वापस लाया जाए और कैसे इनको मृत्युदंड दिया जाए या फांसी पर लटका दिया जाए। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया कि भारत सरकार को भी एक नोटिस भेजा है शेख हसीना को वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण संधि के तहत, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि हो रखी है, जिसके तहत भारत को नोटिस दिया गया है शेख हसीना को बांग्लादेश वापस लाने के लिए। अब दोस्तों आज हम जानेंगे कि आखिर यह प्रत्यर्पण संधि क्या है, भारत और बांग्लादेश के बीच, क्या शेख हसीना को भारत वापस बांग्लादेश भेजेगा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बांग्लादेश सरकार ने जो नोटिस भेजा है, जो वहां के विदेश मामलों के जो सलाहकार हैं तौहीद हुसैन, उन्होंने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि हमने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार को एक राजनयिक चिट्ठी भेजी है। इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश सरकार कानून का सामना करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री को वापस चाहती है। अब दोस्तों शेख हसीना 5 अगस्त को भारत आ गई थी, 5 अगस्त को, और इनके ऊपर अभी 225 केस लगा रखे हैं, जिनमें अपहरण और देशद्रोह के मामले भी दर्ज हैं। अब दोस्तों 225 केस तो इनके ऊपर पहले ही बांग्लादेश की सरकार ठोक चुकी है। और 5 अगस्त के बाद शेख हसीना अभी तक भारत में रुकी हुई है, भारत में शरण प्राप्त करी हुई है। तो 5 अगस्त के बाद अब 5 फरवरी गई, तो लगभग 6 महीने इनको हो चुके हैं। अब दोस्तों इस नोटिस के बारे में भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उन्होंने भी कहा कि हमें बांग्लादेश उच्चायुक्त से एक वर्बल नोट मिला है जो प्रत्यर्पण से संबंधित है। इस बारे में हमारे पास साझा करने के लिए और कोई सूचना अभी नहीं है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि यह प्रत्यर्पण संधि क्या है, उसके बारे में जानते हैं। बात है सन 2013 की। 2013 में क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया था भारत का, उसमें उग्रवादी काफी सक्रिय हो गए थे और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल परेशान करके इन्होंने रख दिया था। तो ये क्या करते थे, यहाँ पर जैसे कोई उपद्रव मचाया और उपद्रव मचाने के बाद ये बांग्लादेश में आकर छुप जाते थे, यहां से भागकर बांग्लादेश आ जाते थे और यहां पर छुप जाते थे। इसी बीच क्या हुआ, बांग्लादेश में भी एक प्रतिबंधित संगठन था जिसको बांग्लादेश ने प्रतिबंध लगा रखे थे, उसका नाम था जमात उल मुजाहिदीन। तो जमात उल मुजाहिदीन के लोग क्या करते थे, यहाँ पर आतंकवादी घटना करते थे और ये भाग जाते थे भारत में भाग जाते थे, इधर चारों तरफ से भारत में आ जाते थे। अब भारत में आकर ये छुप जाते थे, उधर भारत से बांग्लादेश में आकर छुप जाते थे। अब दोनों ही देश परेशान, उधर से बांग्लादेश भी परेशान और इधर से भारत भी परेशान। तो भारत और बांग्लादेश ने एक निर्णय लिया और प्रत्यर्पण संधि के माध्यम से एक समझौता किया गया, जिसे प्रत्यर्पण संधि कहा गया।
प्रत्यर्पण संधि कहा गया। अब इस प्रत्यर्पण संधि में क्या हुआ दोस्तों, कई चीजें रखी गई। इस प्रत्यर्पण संधि में कई चीजें रखी गई। उनमें से पहली चीज क्या थी कि जो भी कोई भगोड़े हैं एक दूसरे देश के, उसके वह प्रत्यर्पण की मांग कर सकता है। जैसे बांग्लादेश से कोई भागकर भारत आ गया तो बांग्लादेश मांग कर सकता है कि इसे बांग्लादेश को सौंप दिया जाना चाहिए। और जैसे भारत से भागकर कोई चला जाता है बांग्लादेश, तो भारत मांग कर सकता है बांग्लादेश से कि उन्हें हमको वापस सौंप दिया जाए। तो ऐसे एक देश दूसरे देश को सौंप देंगे। लेकिन दूसरा इसमें क्या था, दूसरा एक और नियम है इसमें क्या था कि जैसे कोई राजनीतिक भगोड़ा है, जैसे अभी शेख हसीना एक तरीके से राजनीतिक मानी जा सकती है, उसको सौंपने से भारत इनकार कर सकता है। राजनीतिक अगर कोई है तो, राजनीतिक कोई मामला है तो उसको सौंपने से भारत इनकार कर सकता है। अब इसमें एक और है, इसमें एक और ये है कि इसमें यह दर्शाया गया था कि अगर राजनीतिक भी है लेकिन उस पर कोई हत्या, अपहरण या देशद्रोह का मामला दर्ज है तो उसको भारत इनकार नहीं कर सकता सौंपने से। तो इसमें शेख हसीना की मुसीबत और बढ़ जाती है। जैसे कोई हत्या, अपहरण और देशद्रोह जैसे मामले अगर उस पर दर्ज हैं तो उसको इनकार नहीं कर सकता कि भारत बांग्लादेश को नहीं सौंपेगा। अब दोस्तों इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसमें एक और ये था कि ये जैसे ये संगठन बना था 2013 में, है ना, ये समझौता बना था 2013 में, तो इस समझौते में एक और 2016 में संशोधन किया गया। उसमें यह था कि जैसे भारत बांग्लादेश से कोई भी भगोड़े की मांग करता है तो उसके खिलाफ कोई भी सबूत देने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश को भी भारत के खिलाफ कोई भी सबूत देने की जरूरत नहीं है। जैसे शेख हसीना के मामले में हम देख सकते हैं कि शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने के लिए कहा गया है, तो कोई भी सबूत भारत को सौंपने की जरूरत नहीं है। केवल कोर्ट के जो गिरफ्तारी वारंट हैं उसी के आधार पर सबूत माना जा सकता है, वो ही काफी है। तो इसमें कोई भी सबूत देने की पेशकश को मना कर दिया गया है। इस तरीके से 4 सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। अब दोस्तों इस समझौते के तहत क्या किया गया था, भारत और बांग्लादेश ने 2015 में एक दूसरे के भगोड़े आपस में सौंपे थे। जैसे 2015 में भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक संगठन था, उसका नाम था उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इसका एक बड़ा लीडर था, उसका नाम था अनूप चेतिया, जो बांग्लादेश में 1998 में ढाका में जेल में बंद था। 1998 से ही ढाका की जेल में बंद था। तो बांग्लादेश ने इस संधि के तहत अनूप चेतिया को भारत को सौंपा था। और भारत ने भी बहुत सारे भगोड़े जो बांग्लादेश से भारत आकर छुप गए थे उनको बांग्लादेश को सौंपा था। अब दोस्तों हम देखें कि क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा इस प्रत्यर्पण संधि के तहत, उसके बारे में हम देखें। जैसे हम इनके प्रावधानों के बारे में तो बात कर ही चुके हैं। अब इसमें क्या है, अनुच्छेद 8 जो इस प्रत्यर्पण संधि का जो अनुच्छेद 8 है उसमें कहा गया है कि भारत हसीना के प्रत्यर्पण के लिए इनकार कर सकता है। वो किस वजह से कर सकता है, वह कह सकता है कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है। और इसी के एक अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि ऐसे मामले जिनमें आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हो या फिर सैन्य अपराधों से जुड़े हो, मतलब कोई साधारण मामला नहीं हो, उसको भारत सौंपने से इनकार कर सकता है। और बांग्लादेश भी ऐसा ही कर सकता है और कह सकता है कि हम हमारे देश में ही तुमको नहीं सौंपकर हमारे ही देश में इसके ऊपर मुकदमा चलाएंगे। इस तरीके से इनकार भारत कर सकता है। अब दोस्तों भारत तो कभी शेख हसीना को उनकी मर्जी से, इसकी मर्जी से तो कभी सौंपेगा नहीं। अगर शेख हसीना वापस नहीं जाना चाहे तो बात अलग है, लेकिन इसकी मर्जी से तो भारत कभी सौंपेगा ही नहीं। दोस्तों भारत का शरण देने का इतिहास तो हजारों साल पुराना रहा है। पहली बार तो हम किसी को शरण देते नहीं है। दूसरा, अगर किसी को हमने शरण दे दी तो उसके बाद हम पीछे हटते नहीं है। चाहे हजारों साल पुराना हम देख ले, हमीरदेव चौहान जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापतियों को शरण दी थी, जिसके चक्कर में उन्हें अपना पूरा साम्राज्य गंवाना पड़ गया, लेकिन कभी भी उन्होंने उन 2 सेनापतियों को अलाउद्दीन खिलजी को नहीं सौंपा। इसी तरीके से हम देखें दलाई लामा 1959 से भारत में आकर बैठा हुआ है। चीन की औकात नहीं है कि दलाई लामा को वापस चीन ले जा सके या भारत में आकर वह मरवा सके। इसी तरीके से इनको तो समझ लेनी चाहिए कि बांग्लादेश की तो क्या औकात है, शेख हसीना को ये वापस लेने की तो इनकी क्या औकात है। और हमें तो लगता नहीं है कि हम शेख हसीना को इनकी मर्जी से वापस बांग्लादेश भेजेंगे या प्रत्यर्पण संधि के अनुसार कैसे भी करके वापस भेजेंगे। मुझे तो लगता नहीं है कि हम ऐसा
करेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताएं, और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।